लुआंग की मदद से सोफिया ने आखिरकार असेसमेंट पास कर लिया। सोफिया ने एक बार फिर लुआंग का शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराते हुए लुआंग ने बस सिर हिला के एक्नॉलेज किया। लूशांग का मिशन कंप्लीट हो चुका था और जाने ही वाला था, तभी प्रेसिडेंट वहां आ गए। उन्होंने असेसमेंट पास करने के लिए उन दोनों को बधाई दी और सोचा कि इस मौके पर डिनर कर लिया जाए लूशांग के साथ, ताकि साइकिक एसोसिएशन के दूसरे चौथे लेवल साइकिक मास्टर के जन्म का सेलिब्रेशन किया जा सके। लूशांग ने अपना सिर हिला के प्रेसिडेंट का इनविटेशन के लिए शुक्रिया किया और मना करने ही वाला था कि तभी उसने देखा प्रेसिडेंट और सोफिया दोनों का चेहरा एंटिसिपेशन से चमक रहा था। इस वजह से लुआंग ने रिलेक्टेंटली हाँ कर दिया। प्रेसिडेंट और सोफिया दोनों बहुत खुश हो गए। प्रेसिडेंट ने लुआंग को इन्फॉर्म किया कि शाम को कोई उन्हें पिक करने आएगा, पर सोफिया ने वॉलंटियर किया। उसने बताया कि उसके पास कार है और वह खुद लुआंग को लेकर जाएगी। सोफिया खुशी से चमकती हुई लुआंग को अपनी फायर रेड स्पोर्ट्स कार तक ले गई। उसने स्टाइल में हाथ हिला के कार का डोर ओपन किया। लुआंग जैसे ही कार में बैठने लगा, प्रेसिडेंट भी आकर उससे विदाई देने लगे। लुआंग ने सीट बेल्ट लगाया, प्रेसिडेंट को बाय बोला और कहा शाम को मिलते हैं। फिर वह फियरी रेड स्पोर्ट्स कार जोर से गुरगुराहट करते हुए हाईवे पर निकल गई। पूरी जर्नी में लुआंग चुप था। सोफिया भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, सिर्फ कभी कभी अपने मिरर से छुपके लुआंग को देखती थी। अभी भी सोफिया को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने आज एक्सपीरियंस किया वह रियल था। सबसे बड़ी वजह यह थी कि लुआंग बहुत यंग लग रहा था। कैजुअल कपड़ों में, एक हाथ कार के डोर पर रखकर और अपना सिर घुमाकर विंडो के बाहर तेज तेज गुजरने वाले सीनरी को देखते हुए कौन सोच सकता था कि यह बंदा चौथे लेवल का साइकिक मास्टर है। एक ऐसा इंसान जिसे डोंगनिंग प्रोविंस के साइकिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी इतनी इज्जत देता है। इतना यंग, इतना हैंडसम और बॉडी भी मस्त, ऊपर से टैलेंट तो कमाल का। लुआंग के सामने तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एलीट सेकंड जनरेशन लड़के के ही जो सोफिया रोज मिलती थी, बस कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। अचानक लुआंग ने अपना सिर घुमाकर सोफिया की तरफ देखा, एक थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। सोफिया का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस नजर का मतलब क्या था? एक बोल्ड पर शर्मीली सी थॉट सोफिया के दिमाग में घुस आई। क्या ये पॉसिबल है? पर तुरंत ही बोला, नहीं इम्पॉसिबल है। मैं उससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिली हूं। पर फिर सोचा, पर बॉयज को एडोलेसेंस में बिग सिस्टर टाइप लड़कियां पसंद होती हैं ना? और सोफिया को अपनी खुद की लुक्स पर फुल कॉन्फिडेंस था। उसका फिगर भी अच्छा था और बिग सिस्टर टाइप में बिल्कुल फिट बैठती थी। जितना ज्यादा सोचा उतना ज्यादा उसका चेहरा गर्म हो गया। उसने अचानक एक्सेलरेटर दबाया और तेज स्पीड में डेस्टिनेशन की तरफ कार भगाई। डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही ब्लश करते हुए सोफिया ने एक बाल का लॉक अपने कान के पीछे किया और सोचने लगी, कुछ बात करूं क्या? कैसे स्टार्ट करूं? तभी लुआंग ने खुद ही बात स्टार्ट की। उसने सोफिया का शुक्रिया किया और बोला कि यहां तक छोड़ने के लिए थैंक्स, लेकिन अब सोफिया को जल्दी भागना चाहिए। सोफिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्यों भागूं? तभी लुआंग ने उसकी तरफ देखा और उसके पीछे पुलिस कार्स की तरफ पॉइंट किया एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ। उसने बताया कि सोफिया ने अभी कुछ देर पहले ओवर स्पीडिंग की थी और 5 रेड लाइट्स भी तोड़ दी थीं। पहले सिर्फ 2 पुलिस कार्स थीं, अब 1 दर्जन हो गई हैं। लुआंग ने थोड़ा हेल्पलेस लगते हुए बोला, चाहे तुम साइकिक मास्टर हो, पर ड्राइविंग तो सेफ होनी चाहिए ना? लूशांग को होटल ड्रॉप करने के बाद सोफिया ने जल्दी से एक छोटा सा मैसेज छोड़ा। उसने लुआंग को मिस्टर बुलाकर लिखा कि वह रात को पिक करने वापस आएगी। पीछे उसके 1 दर्जन पुलिस कार्स लगी हुई थीं। लुआंग ने हाथ हिला के बाय बोला, अपना लगेज उठाया और होटल के अंदर चला गया। होटल का रूम काफी स्पेशियस था और एक बड़ा सा बेड था। लुआंग ने टीवी ऑन किया। न्यूज चल रही थी लिंगसू और एक नए फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। व्हाइट लेक सिटी की बेनवोलेंट फार्मेसी का नाम अब ऑफिशियली बदलकर लिंगशांग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हो गया था और उन्होंने एक नया सप्लीमेंट लॉन्च किया था। लिंगसू कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि यह एक ऐसा सप्लीमेंट है जो एरा को चेंज कर देगा। यह सप्लीमेंट मार्शल आर्ट्स की दुनिया को रीडिफाइन करेगा और एक नए युग में ले जाएगा। लुआंग ने एस्यूम किया कि लिंगसू शायद उससे बताना भूल गया होगा। उसने फोन उठाया और देखा कि लिंगसू के 20+ मिस्ड कॉल्स थीं। अच्छा, तो लिंगसू मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लुआंग ने सोचा कि वो लिंगसू को कॉल करके सिचुएशन का पूछ ले, लेकिन फिर सोच के उसने फोन वापस रख दिया।
वैसे भी वो कल तक फाइट लेक सिटी वापस आ रहा था, तो लिंगसू से तब मिल लेगा। ड्रीम रियल्म में एंटर करने के बाद उसने फ्यूचर में क्या चेंजेस आए हैं ये देखना चाहा। उसने लिंगसू और उसकी नई फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में इन्फो सर्च की, पर जो मिला उसने लुआंग को सरप्राइज कर दिया। लिंगशुंग फार्मास्यूटिकल्स, जो सिर्फ लिंगसू ने अकेली स्टार्ट की थी, आज एक 10 बिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी थी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक जाइंट बन गई थी। तभी लुआंग ने लिंगसू के प्रोफाइल में और इन्फो देखा, और जैसे ही उसकी नजर स्पाउस कॉलम पे पड़ी, वो लिटरली जमीन पे गिरते गिरते बचा। स्पाउस लुआंग, मेजर जनरल ऑफ द ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। लुआंग इतना शॉक हो गया कि लिटरली जमीन पर बैठ गया। उसने तुरंत एआई से अपना खुद का पर्सनल इन्फो खुलवा लिया, और वहां स्पाउस कॉलम में ना सिर्फ स्नोवी का नाम अभी भी था, बल्कि लिंगसू का नाम भी साइड में लिखा हुआ था। लुआंग जमीन पर बैठा हुआ था, सेल्फ टॉक करते हुए, मुझे खुद का ही कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्यूचर में मेरे साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली? दो बीवियां। फिर वो एकदम रियलिटी में वापस आया और फाइल तुरंत क्लोज कर दी। फ्यूचर तो एक इल्यूजन है, कुछ भी हो सकता है और सब कुछ बदल भी सकता है, लुआंग ने सोचा। उसने एआई से बोला कि वो स्पिरिट मसल वाइटल सूप का डेटा ढूंढे, जो नया सप्लीमेंट था जो उसने लिंगसू को दिया था। पर रिजल्ट ये आया कि लुआंग के पास सप्लीमेंट्स लेवल 5 से ऊपर के फॉर्मूला का एक्सेस ही नहीं था। पर लुआंग करेक्ट था, उसने ये पॉसिबिलिटी पहले ही सोच ली थी जब उसने ये सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस किया था। अगर वो एक फ्यूचर सप्लीमेंट और उसका फॉर्मूला आज के दिन लाता, तो वो सप्लीमेंट 10,000 साल की डेवलपमेंट के बाद रिफाइन हो जाता और बेटर बन जाता। पर रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। स्पिरिट मसल वाइटल सूप सिर्फ रिफाइन नहीं हुआ, बल्कि एक अनग्रेडेड सप्लीमेंट से सीधे एक ट्रेजर्ड लेवल +5 सप्लीमेंट बन गया। अब लुआंग का दिमाग फुल स्पीड में ब्रेनस्टॉर्म करने लगा। अगर वो फ्यूचर से कोई चीज 10,000 साल आगे से लाके प्रेजेंट में इंट्रोड्यूस करे, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक तरह से 10,000 साल का डेवलपमेंट टाइम मिल जाएगा। ये सोच के वो फिर से मार्शल वर्ल्ड हिस्ट्री खोल के देखता है, और हिस्ट्री में एक्चुअली चेंज हो चुका था। टोटल डिस्ट्रक्शन का टाइम पहले चेक किए गए टाइम से 10 साल पोस्टपोन हो चुका था। इसका मतलब एक सिंगल फॉर्मूला स्पिरिट मसल वाइटल सूप, जो 10,000 साल से सारिवाल्ट सी का खोआ था, उसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए 10 एक्स्ट्रा साल की सर्वाइवल टाइम दे दी। तो अगर ऐसा है, तो फिर स्टेलर बॉडी एनहांसिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक और क्रिस्टल मेडिकेशन टेक्निक्स, ये 3 सुप्रीम लेवल 11 मार्शल आर्ट टेक्निक्स का क्या पोटेंशियल होगा? लुआंग का दिमाग एक डेयरिंग आइडिया से भर गया। उसको लगा कि सारी टेक्निक्स एक साथ ऑनलाइन अपलोड कर दे, पर तुरंत उसने ये थॉट सप्रेस कर दिया, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि अगर ये टेक्निक्स अभी रिवील की गई तो क्या वो फ्यूचर को बचा भी पाएंगी। और अगर ये टेक्निक्स लीक हो गई तो दुनिया में एक धमाका हो जाएगा, करंट लॉ एंड ऑर्डर टूट जाएगा, सोसाइटी कैओस में चली जाएगी, एंड लुआंग और उसकी फैमिली एक इंस्टेंट मीडिया स्पॉटलाइट बन जाएंगे, जिसका आउटकम अनप्रेडिक्टेबल होगा। ऐसा करना पॉजिटिव फ्यूचर लाएगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी, और शायद ह्यूमैनिटी भी ना बचे। लुआंग ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और सोचा, सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि जब उसके पास इनफ पावर हो जाए, तब वो सिचुएशन कंट्रोल करके ये टेक्निक्स धीरे धीरे रिलीज करे। अगर कोई गाइड ऑफ सिविलाइजेशन बनना हो, तो वो ऑब्वियसली लुआंग ही होगा। और वैसे भी सब अच्छी चीजें और ब्यूटीफुल वाइफूज उसी के पास होंगी, क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट तो वही है। ड्रीम रियल्म से बाहर आके लुआंग ने वो सूट पहना जो प्रेसिडेंट ने भेजा था, एक प्योर ब्लैक इवनिंग टक्सीडो। मिरर में जो यंग मैन खड़ा था, उसके पहने हुए परफेक्टली फिटेड ब्लैक सूट के अंदर व्हाइट शर्ट थी, जिसमें डीप ब्लू टाई लगा हुआ था। द कॉलर लुआंग कैजुअली अपने फोन को उठाता है, उस पर एक नजर डालता है और याद करता है कि उसने अभी तक लिंगसू के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। वो जल्दी से कुछ लाइंस टाइप करता है, उससे बताता है कि वो कल वापस आ रहा है और उससे थर्ड फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने को कहता है। लिंगसू कंफ्यूज वाली इमोजी भेजती है और सोचती है, ये बंदा फाइनली रिप्लाई करता है और सिर्फ ये कहने के लिए कहता है कि इंग्रेडिएंट्स रेडी रखना। लिंगसू, जो रिसेंटली काफी बिजी और ओवरवेलम्ड रही है, गुस्से में अपना फोन उठाती है और कुछ ही सेकंड्स में 100 से ज्यादा वर्ड्स टाइप कर देती है, कहकर कि लुआंग कितना इर्रिस्पॉन्सिबल है जो सब कुछ छोड़ के चला गया। तभी उसे एक क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई मिलता है लू शांग की तरफ से। वो उससे बताना चाहती है कि कितना मुश्किल हो रहा है कंपनी को अकेली मैनेज करना, लेकिन लुआंग की अथॉरिटी से डरते हुए वो सारे शिकायत डिलीट कर देती है और सिर्फ
कुछ शब्दों का एक छोटा सा रिप्लाई भेजती है, रिसीव्ड, ओके। फिर लिंग सुजो अपना फोन रख देती है और दोबारा अपने बिजी काम में डूब जाती है। लुआंग भी अपना फोन रख देता है और थोड़ा स्ट्रेच करता है। सूट में कंस्ट्रेंट फील करते हुए वो रूम से बाहर निकलता है और होटल के 3rd फ्लोर लॉबी में जाता है। वहां उसे सोफिया ऑलरेडी इंतजार करते मिलती है। सोफिया क्लियरली स्पेशली रेडी हुई होती है। उस इवनिंग के लिए उसने डेलिकेट मेकअप किया होता है और एक लंबी रेड ड्रेस पहनी होती है जिसमें एक स्लिट होती है जो उसकी थाई से लेकर वेस्ट तक जाती है, जो उसे काफी स्टनिंग बना रही होती है। सोफिया लुआंग की तरफ चलते हुए आती है और बताती है कि बैंक्वेट रेडी है। लुआंग उससे कहता है कि वो उसे बस नाम से बुलाए क्योंकि मिस्टर सुन के अजीब लगता है। जब सोफिया लुआंग को उसके नए ब्लैक सूट में देखती है तो वो उसे और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। रात के वक्त सोफिया ज्यादा कॉशियसली ड्राइव करती है, एक भी रेड लाइट नहीं तोड़ती। वो दोनों जल्दी ही बैंक्वेट वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। लू शांग फ्राउन करता है, सोचता है, इतने लोग क्यों हैं? ये तो बस एक सिंपल डिनर होना चाहिए था ना। इनिशियली लू शांग सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ प्राइवेट डिनर करने आया था, लेकिन अब उसका प्लान है कि वो बस प्रेसिडेंट से ब्रीफली मिलेगा और फिर निकल जाएगा। सोफिया एक्सप्लेन करती है कि प्रेसिडेंट शहर के टॉप फिगर्स में से एक है। काफी चीजें उतनी लो प्रोफाइल नहीं होती जितना वो चाहता है और ये ऑलरेडी एक छोटी सी गैदरिंग है अगर प्रेसिडेंट के इन्फ्लुएंस को देखा जाए। ये सुन के लुआंग डिसाइड करता है कि वो थोड़ा और रुक जाएगा। वैसे भी वो कल सुबह निकल रहा है। इस सो कॉल्ड लो प्रोफाइल लेकिन लग्जीरियस बैंक्वेट में एलिगेंटली ड्रेस्ड मैन और वुमेन छोटी छोटी ग्रुप्स में गैदर होते हैं, वाइन ग्लासेस लेकर कैजुअली कन्वर्सेशन करते हैं और कभी कभी सॉफ्ट रेस्टोरेंट लाफ्टर भी सुनाई देता है। ये सब देखकर लगता है जैसे ये अपर क्लास का टिपिकल सीन हो। प्रेसिडेंट अभी भी अपने ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहा होता है जो उसने आज देखा, लेकिन लोगों को लगता है जो प्रेसिडेंट कह रहा है वो टू आउटरीजियस है और सच नहीं हो सकता। एक वुमन जिसने एक डीप ब्लू इवनिंग गाउन पहना होता है और डेलिकेट मेकअप किया होता है, वो अमेलिया के कान में विस्पर करती है, ये बैंक्वेट कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। फिर वो एक डायरेक्शन में देखती है और कहती है, मेयर भी यहाँ है और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी। ऑलमोस्ट हर कोई जो यहाँ प्रेजेंट है वो सिर्फ सिटी के नहीं, पूरे डोंगनिंग प्रोविंस के भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। इस बैंक्वेट का इनिशिएटर था प्रेसिडेंट ऑफ द साइकी एसोसिएशन। वो वुमन अमेलिया को बताती है कि पूरे डोंगनिंग प्रोविंस में सिर्फ उनका शहर ऐसा है जहां साइकी एसोसिएशन है। चाहे वो नाम में सिटी लेवल का लगे, एक्चुअली वो प्रोविंशियल लेवल जैसा ही है। इसलिए सब उस प्रेसिडेंट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे ही वो वुमन साइकी का मेंशन करती है, अमेलिया के एक्सप्रेशन में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अचानक अमेलिया को याद आता है कि लूशांग ने कहा था वो भी साइकी एसोसिएशन के असेसमेंट के लिए जा रहा है। अमेलिया अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या वो इंक्वायर कर सकती है कि क्या एसोसिएशन में कोई लूशांग नाम का बंदा है? वो वुमन अचानक अमेलिया की तरफ देख के कहती है, उसे याद आता है कि उसने ये नाम किसी और फ्रेंड से सुना था। और फिर वो अमेलिया से क्वेश्चन करती है, क्या तू रिसेंटली ट्रिप पे किसी हाई स्कूल स्टूडेंट के प्यार में पड़ गई थी? अमेलिया जैसे एक डरा हुआ डियर अचानक अपना सिर उठाती है और जल्दी से शेक करके डिनायल करती है। डोंट लिसन टू देयर नॉनसेंस। वो वुमन क्लियरली देख लेती है कि अमेलिया झूठ बोल रही है और उसकी तरफ पॉइंट करके पूछती है, तू इतने टाइम से सिटी में रुकी हुई है, यूनिवर्सिटी वापस भी नहीं गई क्या? तू उसी लड़के का वेट कर रही है? उसने सुना था अपने फ्रेंड से कि लू काफी हैंडसम है और उसके पास कुछ कनेक्शंस भी हैं ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के साथ। वो औरत अमेलिया की तरफ थोड़ा हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ देखती है और कहती है, इवन अगर अमेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त कैजुअली किसी गरीब लड़के को डेट करती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो भी मैं इंटरफेयर नहीं करती। आखिर वो यंग है और यंग एज में थोड़ा बहुत लोगों के साथ डेट करना नॉर्मल होता है। वैसे भी वो लोग इवेंचुअली ब्रेकअप कर ही जाते हैं। लेकिन वो औरत कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, अमेलिया कैसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ हो सकती है? फिर वो अमेलिया के फोरहेड को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। अमेलिया उसका हाथ जोर से अवॉइड करती है और तुरंत रिटॉर्ट करती है, लुआंग वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है। औरत स्पीचलेस हो जाती है, फिर बोलती है, लेकिन वो अब भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही तो है। वो ठंडी सांस लेकर अमेलिया को डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखती है। अमेलिया को यहाँ उसकी क्लोज फ्रेंड खींच लाई थी साइकिक एसोसिएशन के सेलिब्रेशन डिनर में। लुआंग से लास्ट टाइम अलग होने के बाद से ही अमेलिया सिटी में रुक गई थी, क्योंकि लुआंग ने कहा था कि वो सिटी वापस जरूर आएगा। अमेलिया ने लुआंग को बहुत सारे मैसेज भेजे, लेकिन लुआंग ने रिप्लाई नहीं दिया
और उन मैसेजेस को रीड भी नहीं किया। हर एक मैसेज के नीचे अनरीड लिखा आता था। अमेलिया को नहीं पता कि इस तरह वेट करना कोई रिजल्ट लाएगा या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस पेशेंसली वेट करना। उसके मन में आता है, क्या मुझे लुआंग के दिल में कोई जगह भी है? औरत अमेलिया के शोल्डर पे थपकी देती है और पूछती है, क्या हुआ? क्या डे ड्रीम कर रही है? फिर वो धीरे से विस्पर करती है, आज का बैंक्वेट एक 4th लेवल साइकिक मास्टर के इमरजेंस की सेलिब्रेशन है। ऐसा बंदा जो प्रेसिडेंट के लेवल का है, इतना बड़ा आदमी, डोंगनिंग प्रोविंस में भी बहुत बड़ा नाम है। औरत देखती है कि अमेलिया ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई, तो वो बात कंटिन्यू करती है। वो बोलती है, अगर हम लोग किसी ऐसे बिग शॉट के नजर में आ गए तो हमारी फैमिलीज तक काफी बेनिफिट हो सकता है। तभी अमेलिया के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुझे पता है उस नए 4th लेवल साइकिक मास्टर की एज क्या है? औरत अपना सिर हिलाती है, नहीं, मुझे उसकी एज एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन प्रेसिडेंट की एज कंसिडर करें तो वो ना बहुत ज्यादा यंग होगा ना बहुत ओल्ड। वैसे भी, वो कहती है, आज के बैंक्वेट में बहुत सारी लेडीज आई हैं, 40 के दशक की भी। अमेलिया एक लंबी सांस लेती है। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा वो 4th लेवल साइकिक मास्टर लुशांग ही हो सकता है। औरत अमेलिया को देखती है और बोलती है, बस कर, हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में सोचना बंद कर, ये चांस मिस मत कर। हमारे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ हम ही हैं जिनके पास ये स्टेटस है कि यहां आ सकें। लेकिन अमेलिया उस औरत की बात पर ध्यान ही नहीं दे रही। उसका दिमाग अभी भी सिर्फ लुशांग के आसपास घूम रहा है। तभी उसकी आंखों के कॉर्नर से एक फिगर दिखता है। कॉर्नर में खड़ा है, शार्प ब्लैक सूट में, स्लेंडर फिगर, और कॉन्स्टेंटली फोर्क से फूड खा रहा है। अमेलिया की आंखें वाइड हो जाती हैं। क्या मैंने गलत देखा? क्या ये इल्यूजन है? वो इंसान को 1 मिनट तक घूरती रहती है। तभी लुआंग पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है। लुआंग हाथ हिलाता है अमेलिया की तरफ। उस पल जब उनकी आंखें मिलती हैं, अमेलिया फाइनली कंफर्म कर लेती है, ये लुआंग ही है। अमेलिया अपनी फ्रेंड से कहती है, तू जा, मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया। वो तुरंत उठती है और उस आदमी की तरफ भाग जाती है जिसे वो इतने दिनों से याद कर रही थी। औरत अमेलिया को रोक नहीं पाती और जिस डायरेक्शन में अमेलिया जा रही होती है, उस डायरेक्शन में देखकर उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसके चेहरे पे एक टीजिंग स्माइल आ जाती है। लुआंग, जो पीसफुली खाना खा रहा था, सडनली अमेलिया को देखता है जो इतने दिनों बाद दिखी है, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। अमेलिया का चेहरा खुशी से चमक रहा होता है, उसकी चीक्स रेड हो जाती हैं। तभी एक स्टनिंग और आई कैचिंग वुमन रेड ड्रेस में वहां आती है, सोफिया। वो लुआंग के साइड में आ जाती है और चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ उसकी प्लेट से एक स्नैक उठा लेती है। सोफिया बहुत हैप्पी लग रही होती है, जबकि लुआंग थोड़ा हेल्पलेस एक्सप्रेशन में होता है। अमेलिया कंफ्यूज हो जाती है, उसका चेहरा एकदम पेल हो जाता है। चाहे लुआंग और सोफिया ने एक भी वर्ड एक्सचेंज नहीं किया हो, और चाहे लुआंग अनॉयड लग रहा हो, लेकिन अमेलिया की नजर में वो दोनों चैट कर रहे थे, हंस रहे थे और काफी इंटीमेट लग रहे थे, जैसे एक कपल हों। अमेलिया के दिमाग में आता है, ये कौन है? क्या ये लुशांग की गर्लफ्रेंड है? अमेलिया हिम्मत जमा करके जोर से चिल्लाती है, लुआंग। लुआंग हाथ हिलाता है वापस और स्माइल के साथ कहता है, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम अभी भी सिटी में हो। जब उसने उसकी तरफ देखा तो अमेलिया को लगा कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लुआंग और ज्यादा मिस्टीरियस और समझ न आने वाला बन गया है। किसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अमेलिया और लुआंग के बीच एक अनब्रिजेबल क्लिफ हो, जो उसे लुआंग तक पहुंचने से रोक रहा था। सोफिया ने अमेलिया को सब्टली जज किया और फिर लुआंग से कहा कि वो अपनी दोस्त का इंट्रोडक्शन दे। लुआंग ने बताया कि ये अमेलिया है, एक कंपेनियन जिससे वो पिछले महीने माउंटेन घूमने गया था तब मिला था। सोफिया ने अमेलिया को पोलाइटली ग्रीट किया। थोड़ी देर उनके बीच कैजुअल बातें होती रहीं, तभी एक टीजिंग आवाज उनके कानों में गूंजी। जब सबने मुड़ के देखा तो अमेलिया ने अपनी फ्रेंड को देखा। उसने लुआंग का इंट्रोडक्शन दिया अपनी दोस्त को। वाइन ग्लास हाथ में लिए वो औरत लुआंग को स्क्रूटनाइज कर रही थी, उसका लुक, बिल्ड और डिमीनर इवैल्यूएट कर रही थी। उसके मन में आया, लुआंग तो हर एस्पेक्ट में टॉप नॉच है, तो ये है लुआंग। अब समझ आया कि अमेलिया इसके पीछे क्यों लगी हुई है। जैसे ही उस औरत ने सोफिया को लुआंग के साथ देखा, उसके चेहरे पर थोड़ा शॉक दिख गया। उसका लुआंग के लिए एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया। उसका एंथुजियाज्म धीरे धीरे कूल हो गया। वो ये डिनाई नहीं कर सकती थी कि उनके फ्रेंड सर्कल में जहां हैंडसम मर्द और ब्यूटीफुल औरतें आम बात थीं, वहां भी लुआंग उनमें से 99.99% से बेटर था। तब उस औरत को समझ आया
कि लुआंग यहाँ क्यों था। ना तो कोई पावरफुल कनेक्शन था, ना ही कोई पर्सनल कैपेबिलिटी। बस एक जिग्लो था जो औरतों के भरोसे अपर क्लास तक पहुंचा था। वो अनश्योर थी कि उसे कैसे एड्रेस करे, तो डिसाइड किया कि उसे मिस्टर लुआंग कह के बुलाएगी। पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट से इस तरीके से बात करना उसे हंसने पे मजबूर कर रहा था। उसके वर्ड्स में हल्का सरकाजम था। जब उसने कहा, मैं तो हमेशा अमेलिया से लू शांग के बारे में सुनती रहती हूँ, आज देखा तो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लुआंग ने उस औरत के मूड और एटीट्यूड के सबटल शिफ्ट्स इजीली परसीव किए, पर कुछ कमेंट नहीं किया। बस एक सिंपल नोट दिया और एक छोटी सी ग्रीटिंग की। वो औरत एक पोलाइट स्माइल के साथ वाइन का सिप लेते हुए पूछती है, आप कहाँ से हो? लुआंग ने कहा, व्हाइट लेक सिटी से। फिर उसे कट कर दिया और एक इंडिफरेंट टोन में पूछा, क्या अब आप मेरे पेरेंट्स के बारे में भी पूछना चाहती हो, ताकि ये समझ पाओ कि मैं यहाँ इस बैंक्वेट हॉल में कैसे आया? लू शांग ने आंखों में एक हिंट ऑफ मॉकरी के साथ उस थोड़ी सी शॉक्ड औरत की तरफ देखा और कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे आप सोच रही हो। आम फैमिली का एक स्टूडेंट जो बस किसी तरीके से यहाँ इनवाइट किया गया। लुआंग ने उससे बाय कहा और बोला, ऐसे क्रिकेट सीन की कोई जरूरत नहीं। फिर अमेलिया की तरफ मुस्कुरा के बोला, मैं चलता हूं, जब कभी फ्री होंगे तब बात करेंगे। ये कहकर वो वहां से चला गया। शायद इसी वजह से लुआंग ऐसे ओकेजन से नफरत करता था। बाहर से लोग कह सकते हैं कि वो थोड़ा सेंसिटिव है, पर फिर क्या हर कोई परफेक्ट होता है? लुआंग एक आम फैमिली का बच्चा था, पर उसके लिए उसकी फैमिली दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज थी। लुआंग कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसकी फैमिली को इंसल्ट या हार्म करे। उसने अपनी प्लेट और फोर्क टेबल पर डाल दिए, सोचता हुआ कि अगर होटल में खाना खा लेता तो ज्यादा खुश होता। अमेलिया और सोफिया कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही लुआंग काफी दूर निकल चुका था। सोफिया ने उस औरत की तरफ एक कोल्ड ग्लांस मारा और फिर लुआंग के पीछे चली गई। अमेलिया सबकॉन्शियसली उसके पीछे जाना चाहती थी, पर उस औरत ने उसका हाथ रोक लिया और बोला, एक ऐसे लड़के के लिए क्या भावना रखनी जिसकी कोई औकात ही नहीं? लुआंग के चलते जाते फिगर को देखते हुए वो औरत स्कॉफ करते हुए बोली, मैं तो कुछ बोली भी नहीं और उसका रिएक्शन देख लो। समझ गई ना? इसका मतलब ये हुआ कि वो उन चीजों को लेकर अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है जिनके बारे में अभी बोला। बहुत प्राउड है, पर रियल एबिलिटी नहीं, और अपने सेल्फ एस्टीम को लेकर ओवर सेंसिटिव। अच्छे तरीके से बोलो तो प्राउड, लेकिन सीधे बोलो तो एक लो सेल्फ एस्टीम वाला बच्चा है। वो औरत बोली कि उसने ऐसे कई लोग देखे हैं, वो अमेलिया के लिए सूटेबल नहीं है। फिर उसने सोफिया की तरफ देखा, जैसे उसके चेहरे पर रियलाइजेशन आ गया हो। उसने आगे पॉइंट करते हुए अमेलिया से टीजिंगली पूछा, तुम्हें पता है ये औरत कौन है? अमेलिया ने कहा, बस नाम पता है, सोफिया। वो औरत हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ये सोफिया एक प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करती है और खुद एक साइक प्रैक्टिशनर है। सुनने में आया है कि लेवल 2 के करीब पहुंच गई है। अपने शहर के सेकंड जनरेशन एलीट्स के सोशल सर्कल्स में सोफिया काफी टॉप नॉच थी, और उसके पीछे जो फैमिली थी वो भी बहुत पावरफुल थी। जब उन औरतों ने लुआंग और सोफिया को इतना फेमिलियर देखा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि लुआंग या तो अपनी अपीयरेंस के थ्रू या किसी और तरीके से सोफिया से कनेक्शन बनाने में कामयाब हो गया होगा, जिससे उसे ये बैंक्वेट अटेंड करने का मौका मिला। अपने हाथ अमेलिया के कंधों पर रखकर वो औरत जोर से बोली कि लू शांग सिर्फ एक फ्रीलोडर और जिग्लो है, और उसने अमेलिया से कहा कि आंखें खोलो और उसे उसके असली रूप में देखो। वो हर एक लफ्ज अमेलिया के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वहीं खड़ी अमेलिया ने बेविल्डर्ड होकर धीरे से कहा, यह हो ही नहीं सकता, लुआंग ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। वो औरत अमेलिया की तरफ बेबस नजर से देखती है और उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि कभी कभी सच थोड़ा क्रूएल होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उसने उम्मीद की कि अमेलिया इस बारे में अच्छी तरह से सोचेगी। अमेलिया अब भी उन औरतों की बातों से जो शौक मिला था उसमें डूबी हुई थी। उसने मना कर दिया कि जो कुछ भी कहा गया था वो सच हो सकता है। उसने लू शांग की तरफ देखा और अचानक उसके दिमाग में एक इमेज आई, एक चमकदार जवान लड़का जो एकदम सूरज की तरह रोशन था। अमेलिया अपने होश में आई। लुआंग तो वो हीरो था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने खुद को गाल पर थप्पड़ मारा और सोचा कि वो कितनी बेवकूफ थी जो एक पल के लिए भी सोच लिया कि लू शांग किसी औरत के भरोसे जीने वाला कोई फ्रीलोडर हो सकता है। अमेलिया ने पलटकर उस औरत की आंखों में आंखें डालकर सीरियस टोन में बोला, लुआंग बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं है जैसे आपने उन्हें बताया। लेकिन वो औरत समझ रही थी कि अमेलिया अभी भी अंधी है
और उसने लू शांग के बारे में और बोलना शुरू किया। तभी हॉल में एक कमोशन हुआ और किसी ने पॉइंट करके कहा, प्रेसिडेंट आ गए हैं। प्रेसिडेंट ने अपना इवनिंग सूट पहना हुआ था और हॉल के सेंटर की तरफ चल दिए। सभी लोगों की नजर उस बूढ़े आदमी की तरफ चली गई। वो औरत जल्दी से अपना मेकअप एडजस्ट करने लगी और अमेलिया से बोली, छोड़ो उस प्रिटी बॉय के बारे में सोचना, अब प्रेसिडेंट 4th लेवल साइकिक मास्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तब तक सोफिया अभी भी लुआंग को धीरे धीरे जगह के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही थी। प्रेसिडेंट ने दोनों को नोटिस किया और सीधा उनकी तरफ चल दिए। पूरे क्राउड की नजर भी प्रेसिडेंट के साथ साथ उसी डायरेक्शन में चल गई। प्रेसिडेंट सीधा लुआंग के पास आए और वो औरत हैरानी में पड़ गई कि प्रेसिडेंट लुआंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। एक अनईजी फीलिंग उसके दिल में चली गई। प्रेसिडेंट ने एक एपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ कहा कि उन्हें जेन्युइनली माफी चाहिए। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि लुआंग इतने लोगों के बीच होने से अनकंफर्टेबल फील करता है। लुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मुझे थोड़ा सा भी मदद करके खुशी हो रही है। प्रेसिडेंट ने लुआंग का शुक्रिया अदा किया, अपने साइकिक पावर्स का यूज किया जो कि एक 4th लेवल साइकिक मास्टर का लेवल था। फिर सिर उठाकर जोर से अनाउंस किया, ये जो मेरे पास खड़े हैं ये हमारे डोंगनिंग प्रोविंस साइकिक मास्टर एसोसिएशन के नए उभरते हुए प्रोडिजी हैं। 4th लेवल साइकिक मास्टर, सिर्फ 18 साल के उम्र में, मिस्टर लू शांग। प्रेसिडेंट ने मजाक में कहा, इनके सामने तो मुझे खुद शर्म आती है। प्रेसिडेंट ने लुआंग की तारीफों के पुल बांध दिए, एकदम आसमान तक चढ़ा दिया उसे। इन बातों ने पूरे बैनक्वेट में एक हंगामा मचा दिया। एक 18 साल का 4th लेवल साइकिक मास्टर, लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। इस उम्र में तो अक्सर लोग यूनिफाइड एग्जामिनेशन भी नहीं देते। पूरे वेन्यू में सबकी नजर लुआंग पर जम गई। हर तरफ से अमेजमेंट, शॉक और डिसबिलीफ की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो औरत जो अब तक शॉक में थी, अपना होश खो चुकी थी, बिल्कुल स्पीचलेस थी। उसके हाथ में जो वाइन ग्लास था उसके नीचे गिरने का उसे पता भी नहीं चला। उसने सिर्फ अमेलिया की आवाज सुनी जो उसके पास खड़ी उससे पूछ रही थी, क्या देखा तुमने? एक ऐसा इंसान जो सितारों पर चलता है, सूरज की तरह चमकता है, वो है असली लू शांग। उस औरत का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इस बैंक्वेट का मेन कैरेक्टर वही लू शांग था जिसको उसने अभी अभी नीचा दिखाया था। वो तुरंत खड़ी हुई और अमेलिया के कंधे पर हाथ थपकाते हुए उससे गुजारिश करने लगी कि वो लू शांग के साथ उसका रिश्ता ठीक करवा दे। अमेलिया ने उसे भीड़ की तरफ देखने का इशारा किया। वो लोग जो लू शांग के पीछे भाग रहे थे उनकी गर्दन तक स्ट्रेच हो गई थी। टिप्टो पर खड़े होकर अपने बिजनेस कार्ड्स देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लू शांग ने उन सबको इग्नोर कर दिया। उसे उन सब जेस्चर से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरों को लू शांग थोड़ा एरोगेंट लग सकता था, लेकिन क्यों ना हो, वो सिर्फ 18 साल का था, एक लेवल 4 का साइक मास्टर। थोड़ा सा घमंड होना तो नॉर्मल ही था, है ना? लेकिन अमेलिया के लिए शायद वो सिर्फ उसकी इन्फैचुएशन थी। लू शांग उसे हमेशा से दूर ही लगा। आखिर में उनका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लू शांग ने प्रेसिडेंट की इज्जत में बैंक्वेट में अपीयरेंस दिया, भीड़ को आसानी से अवॉइड किया और चुपचाप निकल गया। प्रेसिडेंट को भी पता नहीं चला कि वो कब चला गया। लू शांग ने एक टैक्सी बुलाई और सीधा व्हाइट लेक सिटी वापस जाने का प्लान बनाया। वापस जाते वक्त वो कार के विंडो से लगकर बाहर देख रहा था। खुद का रिफ्लेक्शन उस विंडो में दिखाई दे रहा था। उसे ये सो कॉल्ड हाई सोसाइटी बैंक्वेट बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए कर्टसी में आया था। लू शांग सिर्फ घर जाना चाहता था। वो तुरंत वाटर लेक सिटी लौटना चाहता था। होटल में जो सामान छोड़ गया था वो बाद में सोफिया से भिजवा लेगा। वहां कुछ खास था भी नहीं। टैक्सी अंधेरे रास्ते पर तेज चली जा रही थी। रात का नजारा पीछे छूट रहा था। लू शांग रिलैक्स्ड फील कर रहा था। यही जिंदगी वो चाहता था, सिंपल और प्योर, बस फैमिली और मार्शल आर्ट्स के साथ। आखिरकार लू शांग एक टिपिकल हाई स्कूल स्टूडेंट ही तो था, एक नॉर्मल फैमिली से। कार के विंडो में उसका रिफ्लेक्शन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ चमक रहा था। वो अपने ओरिजिनल कपड़ों में वापस बदल गया और घर आ गया। एक नॉक सुनाई दिया। लू शांग की मां ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने लू शांग को देखा उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी छोटी बहन की आवाज आई, भाई वापस आ गया, और उसने उससे तुरंत बैठने के लिए कहा। उनके पिताजी भी लू शांग को देखकर खुशी से झूम उठे। लू शांग मुस्कुराते हुए बोला, मैं वापस आ गया। लू छिंग जो बन खा रही थी उसने बन नीचे रखा और भाई के पास आई।
ऊपर देख के पूछा, एक ट्रिप में ही तुम इतने लंबे कैसे हो गए? उसने हाथ से दोनों के हाइट का फर्क मेजर किया। लू शांग ने मजाक में उसे धक्का दिया, फिर लिविंग रूम की तरफ चला गया और डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। मजाक करते हुए बोला, तुम छोटी हो गई हो। लू चिंग ने गुस्से का नाटक किया और जल्दी से उसके सामने बैठ गई। लू शांग अब भी मुस्कुराते हुए बोला कि क्योंकि लू चिंग स्कूल हॉलीडेज में है, वो उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। उसे लू शांग का पहले का एक मैसेज याद आया जिसमें कुछ हिंट था। अब वो थोड़ा घबरा गई थी। उसे पता नहीं था भाई का मार्शल आर्ट्स लेवल अब क्या है। सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि लू शांग और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन गया है। उसके आसपास एक अलग सी ऑरा थी। कभी कभी सिर्फ एक नजर से ही ऐसा लगता जैसे बिल्ली को देखकर चूहिया डर जाती है। उसे तुरंत गूज़बम्प्स आ जाते। वो ऑरा उनके स्कूल के लेवल 3 या लेवल 4 मार्शल आर्ट्स टीचर्स से भी ज्यादा पावरफुल लगता था। उनकी मां ने लू शांग को एक बाउल भर के स्टीम्ड बन्स दिए। लू शांग ने एक मीट बन कैजुअली उठाया और एक छोटा सा बाइट लिया। आज एक रेयर दिन था जब लू शांग के पापा का ऑफिस से छुट्टी थी और लू शांग भी घर वापस आया था, इसलिए पूरे घर का मूड एलिवेटेड था। लू शांग ने अपने फादर की तरफ देखकर पूछा, आपने फ्रिज में जो मीट और सप्लीमेंट्स रखे थे उन्हें यूज किया? पापा ने हाँ में जवाब दिया। फिर सप्लीमेंट्स के बारे में पूछा। उन्होंने एक ग्लास पानी भरा और लू शांग के पास बैठ गए। बोले, रोज इन सप्लीमेंट्स को पानी के साथ मिलाकर पीने से मुझे काफी अच्छा लगता है, जैसे मैं 20 साल छोटा हो गया हूं। लेकिन उनके वॉइस में थोड़ा कंसर्न था। बेटा, ये सप्लीमेंट्स काफी महंगे तो नहीं होते ना? लू शांग ने कैजुअली जवाब दिया। अरे नहीं पापा, ये महंगे नहीं हैं। मेरे एक फ्रेंड का फार्मेसी है, उसी ने दिया। स्पेशली मिडिल एज्ड लोगों के लिए बनाया गया है। उसने इंसिस्ट किया कि पापा इन्हें पानी में डाइल्यूट न करें और मम्मी भी इन्हें जरूर कंज्यूम करें। उसके पास और भी बहुत सारे थे। जिस फ्रेंड का लू शांग ने जिक्र किया वो था लिंग सुए, लेकिन उसने नाम डायरेक्टली नहीं बताया, इसलिए पूरा सच नहीं बोला, लेकिन झूठ भी नहीं था। यह सुनकर पापा ने और कोई सवाल नहीं किया। उसकी मां ने जैसे ही अपने घर के काम निपटाए वो आई और पूछा, लुआंग, क्या तुम यूनिफाइड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या तुमने इधर उधर घूमना बंद किया है? लुआंग हंस पड़ा और बोला, हाँ, मैं घर पर ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने एक और बाउल राइस का मांग लिया। फुर्ती से उसने अपनी बहन के बाउल से एक पीस मीट का छीन लिया। इस पर उसकी बहन चिल्लाई। उसने विरोध किया। लुआंग मजाक में बोला, तुम ही स्लो हो, इसीलिए छीन लिया। पूरे घर का खुशनुमा खाना खाने का माहौल धीरे धीरे खत्म होने लगा। लुआंग ने अपने माँ बाप की तरफ देखा और बोला, आज सब घर पे हैं, तो सोचा क्यों ना एक नए घर के लिए देखें। इस घर में जगह की थोड़ी दिक्कत है। उसकी बात का मतलब था एक बड़ा घर चाहिए जिसमें एक ट्रेनिंग रूम हो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए। जगह कहाँ होगी वो मैटर नहीं करता। कुछ देर सोचने के बाद उसके माँ बाप मान गए और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। बाद में वो लोग एक मेंशन गए। ये एक नया घर था जो लुआंग ने एक दोस्त के थ्रू परचेस किया था। उसने सबसे पूछा, तुम लोगों को ये घर कैसा लगा? उसकी माँ ने उसके पापा की तरफ देखा और बोली, बेटा, ये घर थोड़ा महंगा नहीं है क्या? लेकिन लुआंग ने उन्हें तसल्ली दी। अपनी पॉकेट से एक बैंक कार्ड निकाला और बोला, मैं पिछले कुछ महीनों में काफी प्राइज मनी कमा चुका हूं। 5 मिलियन अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं और 5 मिलियन और आने वाले हैं। ये सुन के उसकी मां शौक में ऑलमोस्ट बेहोश हो गई और उसके पापा ने अपने कानों पर भरोसा नहीं किया। उसकी बहन हैरान होकर बोली, सच में भाई, इतने पैसे? या फिर तुमने बैंक लूट लिया? लुआंग हंसकर बोला, अरे नहीं, मजाक कर रही हो, सब लेजिट है, मैं बैंक नहीं लूटा। उसने डिक्लेयर किया, ये घर अब हमारा नया घर है, जल्दी ही हम यहाँ शिफ्ट होंगे। उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उनकी आंखों में फक्र था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सच में बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी उठा रहा है, फैमिली का ख्याल रख रहा है। लुआंग ने तुरंत अपनी बहन को उठाया और बोला, चलो रेडी हो जाओ, पीछे ट्रेनिंग रूम है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए उसकी बहन चौंक गई, लेकिन फिर धीरे से हाँ कह दिया। वो दोनों रेडी होकर ट्रेनिंग रूम में गए। उसकी बहन ने एक ऑफेंसिव स्टैंस लिया। बिना किसी वार्निंग के उसने हवा में जंप करके लुआंग पर एक फ्लाइंग किक मारी। लुआंग ने बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ उस किक को एक हाथ से पकड़ लिया। आधे घंटे बाद लूचिंग पसीने से भीग चुकी थी और जमीन पर थक कर गिर गई। सांस फूल रही थी और उसने हार मान ली, पर लुआंग ने जैसे उसकी सबमिशन को इग्नोर कर दिया। वो नीचे देखकर बोला, उठो, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? लू चिंग के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और बेइज्जती थी। उसने चिल्लाकर कहा,
मैं कैसे उठूं जब तुम मुझे ऐसे पकड़ रखे हो? वैसे भी तुम ऑलरेडी एक स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट हो, मैं तो अभी बिगिनर हूं, ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट तक भी नहीं पहुंची, और तुम सिर्फ मुझे बुली करते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, सारी फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। अपनी बहन के आंसू भरे चेहरे को देखकर लुआंग का चेहरा नरम पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उसका पैर छोड़ दिया। मैं तुम्हें कुछ ऐसे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सिखाना चाहता हूं जो मैंने खुद डिड्यूस की हैं, लुआंग ने कहा। यह सुनते ही लू चिंग का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। वो तुरंत जमीन से उठी जैसे एक मछली पानी से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक? उसने पूछा। जो लड़की अभी अभी रो रही थी वो अब बिल्कुल अलग लग रही थी। लुआंग कैजुअली बोला, हाँ, तुम इसे सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक कह सकती हो। जो भी लुआंग आगे करेगा, उसने कहा, तुम्हें बस फॉलो करना है, लेकिन ये टेक्निक किसी और को नहीं सिखानी। लू चिंग सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे इतना सीरियस एक्सप्रेशन था जैसे उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हो। अगर दुनिया में किसी को भी लुआंग की तेजी से बढ़ने का राज समझना था तो वो थी लू चिंग। 2 साल नहीं, पूरे 10 साल का साथ था उनका। उसने अपने भाई को एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट से लेकर इस पावरफुल इंसान तक बदलते हुए देखा था। जैसे एक बीज एक रात में बड़ा पेड़ बन गया हो। रात रात भर लू चिंग अपने बेड पर लेटी रहती थी, सोचती रहती थी, ये सब कैसे हुआ? हर कोई कहता है लुआंग ने बस अचानक अवेकन कर लिया, पर लुइंग को लग रहा था कि जरूर कोई सीक्रेट होगा जो लुआंग छुपा रहा था उसकी मेटियोरिक राइज का की। और अब लग रहा था कि लुआंग वो सीक्रेट उसे बताने वाला था। मार्शल आर्ट्स में उसकी जो इनबिल्ट टैलेंट थी, उसके साथ अगर उसे ये सीक्रेट पता चल गया तो वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो सकती थी। शायद अपने भाई को भी सरपास करके हरा सकती थी। ये सोच के ही उसके चेहरे पे एक हंसी आ गई और वो हल्की सी गिगल करने लगी। उसका चेहरा अम्यूजमेंट से चमक उठा। उस मोमेंट में एक आइस जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी और उसके बाद उसके सिर पे एक कराटे चॉप पड़ गया। वो बिल्कुल ऑफ गार्ड थी और उसके वो आंसू जो अब तक रोक रखे थे अब उसके गालों पर बह गए। उसे लगा जैसे वो अचानक से थोड़ी छोटी हो गई हो। लू चिंग तुरंत चुप हो गई। उसका छोटा सा चेहरा सीरियस हो गया। उसके बाद लुआंग ने उसे कई टेक्निक और मूवमेंट सिखाए। लुइंग को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि लुआंग जो सिखा रहा था वो एक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी। पूरी सेट कंप्लीट करने के बाद उसका पूरा बॉडी नम सा हो गया और वो इतनी थक चुकी थी कि सीधा जमीन पर लेट गई। लुआंग हंस के पूछता है कि क्या उसने इफेक्ट फील किया। लुइंग ने हर एक मूव को याद करके रिफ्लेक्ट किया और उसे लगा कि एक्सरसाइजेस का रिजल्ट तो सरप्राइजिंगली अच्छा था। लुआंग कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और सोचा कि कैसे इंश्योर करें कि उसकी बहन ये टेक्निक किसी और को ना बताए। उसने कैजुअली बोला, ये टेक्निक बिल्कुल उन एक्सरसाइजेस जैसी ही है जो तुम यूजुअली प्रैक्टिस करती हो, बस ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। चिंग थोड़ा पजल्ड हो गई। लुआंग ने फिर ऐड किया, जैसे अभी तुम जो स्मार्टफोन यूज कर रही हो वो लेटेस्ट वर्जन लगता है, बट कंपनीज ऑलरेडी नए वर्जन डेवलप कर चुकी होती हैं, बस टेस्टिंग फेज में होते हैं, ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए होते। उसने ली चिंग को बोला कि ये टेक्निक किसी को मत बताना। ली चिंग थोड़ा शॉक थी। उसे रियलाइज हुआ कि अब वो बेसिकली एक लैब राइट बन चुकी है। लुआंग ने उसकी चीक्स पिंच करते हुए बोला कि लैब राइट बनने के भी फायदे होते हैं। ज्यादा लोग क्वालिफाई भी नहीं करते लैब राइट बनने के लिए। वैसे भी जो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक उसने सिखाई थी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए थी। अभी वो मास प्रमोशन के लिए रेडी नहीं थी। ली चिंग ने ग्रम्बल किया कि अगर उस ट्रेनिंग की वजह से उसे कोई डिसेबिलिटी हो गई तो। लुआंग ने स्पीचलेस होकर रिटॉर्ट किया, हम दोनों भाई बहन हैं, अगर तुझे कुछ होता तो सबसे पहले मुझे होता। लुइंग ने कहा, तो मतलब हम दोनों ही डूम्ड हैं। लुआंग ने जैसे ही हाथ उठाया कराटे चॉप देने के लिए, लुइंग ने झुक के चीखा, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, भाई तुम्हें ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक मिली कहां से? क्या तुमने कोई सीक्रेट चुरा लिया? लुआंग ने क्लैरिफाई किया कि वो कभी कुछ इल्लीगल नहीं करता, लेकिन थोड़ा प्लेफुल फाइटिंग के बाद लू शांग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने लू चिंग को बताया कि जिस इंसान ने उसे ये टेक्निक सिखाई थी उसने स्ट्रिक्टली वॉर्न किया था कि ना तो किसी और को सिखाना है और ना ही किसी को पता चलना चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। एक नर्वस एक्सप्रेशन आ गया ली चिंग के चेहरे पे। उसने मूवीज जैसे कई सिनारियोज इमेजिन करने स्टार्ट कर दिए। उसे डर लग गया कि उसके भाई ने इतना बड़ा सीक्रेट उससे शेयर कर लिया। लुआंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाँ में सिर हिला दिया और अपनी बहन को एक कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखते हुए बोला,
मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आखिर तुम मेरी इकलौती बहन हो। ली चिंग की आंखों में आंसू भर आए और उसने इमोशनल होकर बोला, ओह नान। लुआंग ने उसे एक बार फिर स्ट्रांगली रिमाइंड किया कि ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताना, ना टीचर्स, ना बेस्ट फ्रेंड्स, ना किसी और को। लुइंग ने सीरियस होकर सिर हिला दिया और लुआंग खुश हुआ अपनी बहन के कमिटमेंट को देखकर। उसने चिंग को कहा कि इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करो। जब उसे अच्छे से याद हो जाए तब वो अकेली भी प्रैक्टिस कर सकती है। ली चिंग का पहले वाला प्लेफुल एटीट्यूड एकदम गायब हो गया और एक नए सीरियस एटीट्यूड में बदल गया। वो एकदम से मैच्योर लग रही थी। उसका बिहेवियर लुआंग के साथ ज्यादा अफेक्शनेट और क्लोज हो गया। आखिर उसका प्यारा भाई अपनी जान जोखिम में डाल के उसे ये मार्शल आर्ट्स सीक्रेट सिखा रहा था। एक थॉट उसके दिमाग में आई तो वो सब टाइम जब भाई अपने रूम में लॉक हो जाता था तब वो कोई इनएप्रोप्रिएट मैगजीन्स नहीं देख रहा था, बल्कि ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अगर वो मेहनत से प्रैक्टिस करे तो वो जरूर लू शांग को स्किल्स में पीछे छोड़ देगी। एक दिन ट्रेनिंग सेशन के बाद लुआंग चला गया, अपनी बहन को अकेला प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ के। उसने कहा कि तकनीक को और रिफाइन करती रहे और जब वो वापस आएगा तब उसे असली कॉम्बैट तकनीकें सिखाएगा। लुआंग वापस उसी रेस्टोरेंट गया जहां वो पहले जा चुका था और अपनी यूजुअल सीट पे बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात लिंग सू से हुई, जो पहले से ही उसके लिए स्टेक से भरी हुई टेबल ऑर्डर कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। एक ध्यान से सुन रहा था जबकि दूसरा बोल रहा था। लिंग सू ने रिपोर्ट दी कि स्पिरिट मसल वाइटल सूप का इनिशियल मार्केट प्राइस 39.8 सेट किया गया है। ये प्राइस ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन एवरेज कंज्यूमर के लिए अभी भी अफोर्डेबल नहीं है। ये प्रोडक्ट उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो मिड टू हाई एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रखते हैं। सेल्स काफी अच्छी रही है। लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर ही 200 पोर्शंस में से 5 पहले ही सेल हो चुके हैं और रिपर्चेज रेट एक्सेप्शनली हाई है। लिंगसू को लगता है कि कुछ समय बाद जब लोग इसके बारे में शेयर और स्प्रेड करेंगे, ये अनडाउटेडली व्हाइट लेक सिटी और पूरे डोंगनिंग प्रोविंस के मार्शल आर्ट सप्लीमेंट इंडस्ट्री का एक स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा। लुआंग ने लिंगसू की रिपोर्ट सुनते हुए सिर हिलाया और अपना विश्वास दिखाया। उसने पूछा कि क्या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी स्टेबल है। लिंगसू ने हाँ में सिर हिलाया। फिलहाल मैनेज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स एक्सपैंड होगी और अगर ब्रांचेस खोलने का प्लान आया तो बैंक लोन लेना पड़ेगा। वैसे भी उसके पास खुद का ज्यादा पैसा नहीं बचा है। लुआंग ने अपने ड्रिंक का एक सिप लिया और उसे आश्वासन दिया कि वो थोड़ी देर में उसके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर देगा और बोला कि इस बारे में टेंशन ना ले। तभी लिंगसू को याद आया और उसने पूछा कि क्या लुशांग का यूनिफाइड एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। लुआंग ने हाँ बोला और बताया कि अब वो पूरी तरह से अपकमिंग एग्जाम पे फोकस करेगा और कहीं और ट्रैवल नहीं करेगा। उसने ये भी मेंशन किया कि वो जल्द ही शिफ्ट होने वाला है और नया एड्रेस लिंगसू को भेज देगा। थोड़ी देर के लिए लिंगसू का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कभी कभी तो उसे लगता था कि वो भूल ही जाती है कि उसके सामने जो बंदा बैठा है, जिसका हर अंदाज इतना पावरफुल और एक्स्यूड करता है, वो अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसका यूनिफाइड एग्जाम भी कंप्लीट नहीं हुआ है आधे साल पहले तक। उसके लिए तो सोचना भी मुश्किल था कि वो अपने फैमिली का फ्यूचर एक इतने यंग लड़के के हाथों में कैसे दे सकती है। कई रातों को जब लिंगसू अचानक उठ जाती थी तो अपने आप से पूछती थी, क्या वो पागल हो गई है? लेकिन अभी के सिचुएशन देख के लगता था कि उसके डिसीजन सही थे। थोड़ी देर और बैठने के बाद लिंगसू को रियलाइज हुआ कि बिजनेस वाली बात खत्म हो गई है और अब ज्यादा बात करने को कुछ बचा नहीं है। इसलिए वो उठ गई और जाने के लिए प्रिपेयर करने लगी। जाने से पहले उसने लुआंग को इन्फॉर्म किया कि उसने मां को स्टोर मैनेजर प्रमोट कर दिया है। लुआंग के दिमाग में एक छोटा सा फ्लैश आया। एक यंग लड़का था जो काउंटर पे अपने फोन से खेल रहा था। उसने लिंगसू को कहा कि वो अपनी मर्जी से जो सही समझे वो डिसीजन ले। ज्यादा कुछ कहे बिना लिंगसू ने सिर हिलाया और रेस्टोरेंट से निकल गई। जब से वो स्टेक वाला इंसिडेंट हुआ था, लिंगसू को लुआंग के साथ सेम टेबल पे खाने में थोड़ा अजीब फील होता था। लुआंग ने देखा जैसे जैसे लिंगसू का फिगर दूर होता गया, उसने सोचा कि उसने पूरी तरह से फार्मेसी का जिम्मा लिंगसू को दे दिया है और उसे पूरा भरोसा है कि लिंगसू उसका विश्वास कभी तोड़ेगी नहीं। फिर लुआंग ने हाथ उठा के ऑर्डर दिया, 50 पोर्शंस ऑन ऑफ स्टेक पैक कर दो। अभी उसका प्राइमरी फोकस था मार्शल स्ट्रेंथ एनहांस करना, अपना साइकिक वेपन फोर्स करना और नए ब्रेक थ्रूज अचीव करना।
और साथ ही उसके दिमाग में एक और चीज थी, फीमेल ग्रैंड मास्टर। अगली बार जब उसका सामना उससे होगा, लुआंग पूरी तरह डिटरमिन्ड था कि वो उसे हरा देगा। लुआंग खुशी खुशी घर लौट गया, हाथ में पैक्ड स्टेक लेके। उसकी माँ ने वो स्टेक किचन में रख दिया, जबकि उसकी छोटी बहन लू चिंग सोफा पे लेटी हुई थी, बड़े ध्यान से अपने पापा की बात सुन रही थी। घर का माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। लुशांग के चेहरे पे एक जेंटल स्माइल फैल गई। वक्त ऐसे ही निकल गया। महीने पलक झपकते ही बीत गए। मिलिट्री स्टार सिलेक्शन जीतने के बाद और साइकिक मास्टर्स इवैल्यूएशन पास करने के बाद लुआंग घर वापस आया। अपनी प्राइज मनी और पर्सनल अर्निंग्स से उसने अपने फैमिली के लिए एक नया घर खरीद लिया। जब रेड माउंटेन मार्शल आर्ट्स स्कूल के लोगों को ये पता चला, तो उन्होंने वॉलंटरीली ऑफर किया कि वो लुशांग के फैमिली को शिफ्ट करने में मदद करेंगे। जल्दी ही उनका पूरा परिवार अपने पुराने नेबरहुड से निकल के एक बड़े मैंशन में शिफ्ट होने के लिए रेडी था। शहर के बाहर शाम तक पूरा लू परिवार अपने नए घर में बस चुका था, लेकिन उनके नए पड़ोसियों में से एक लू परिवार को थोड़ा क्यूरियस नजर से देख रहा था। कल लुशांग का यूनिफाइड एग्जाम था। लू किंग ने मजाक में अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाते हुए बोला, ओए नान, मुझे पता है तुम शहर के टॉप मार्शल आर्ट्स स्कॉलर बन के वापस आओगे। लुशांग बस मुस्कुराया और लू किंग के बालों को प्यार से रफल किया, बिना कुछ बोले। लू किंग खुशी से चिल्ला उठी। अब उसका खुद का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग रूम था। लू के पेरेंट्स ने थोड़े गिफ्ट्स रेडी किए थे नए पड़ोसियों से मिलने जाने के लिए। लू शांग भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके फादर ने कहा, तुम कल के एग्जाम के लिए रेस्ट करो, ऐसे छोटी छोटी चीजों की चिंता मत करो। उसने लू के कंधे पे हाथ रखा और गर्व से उसकी तरफ देखा। अगर तुम सच में टॉप मार्शल आर्ट्स स्कॉलर बन गए तो हमारा पूरा परिवार अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेगा। शाम को लू शांग अपने बिस्तर पे लेट गया और सपनों के रियलिम में चला गया। उसकी इनर स्ट्रेंथ अब एक 4th लेवल मार्शल आर्टिस्ट के पिनेकल पर थी। वो कभी भी 5th लेवल पे जा सकता था, लेकिन अभी वो कंटिन्यूअसली अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिफाइन कर रहा था। जो पहले एक फेंट गोल्डन एनर्जी थी, अब वो उसके शरीर में गोल्डन एम्बर की तरह चमक रही थी। वो अपने 3rd रिफाइनमेंट के कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब था, जो उसके पावर को कई गुना ज्यादा कर चुका था। दूसरी एबिलिटीज की बात करें तो उसने इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी टेक्निक का 1st स्टेज कंप्लीट कर लिया था और लगता था कि नेक्स्ट रिफाइनमेंट के बाद वो दोबारा ब्रेक थ्रू करेगा। अब वो 20 फोल्ड स्टेलर फोर्स अनलीश कर सकता था। उसने नेचर ब्रीडिंग टेक्निक में भी काफी प्रोग्रेस की थी, लेकिन उसका असली पोटेंशियल तो सिर्फ कॉम्बैट में ही समझ आता। लू शांग हर रोज अपने सपनों के रियलम में उस फीमेल ग्रैंड मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता था। अब वो उसके अगेंस्ट पूरे 5 मिनट तक टिक सकता था बिना हराए हुए। आज भी जैसे हमेशा करता था, वो उसके पास गया। उसके हाथ में एक ग्लिमिंग सिल्वर स्पीयर थी और चेहरा यूजुअल जैसे ही स्टोइक था। असलियत में यूनिफाइड एग्जाम से ज्यादा अगर कुछ लुशांग चाहता था तो वो ये था कि वो अपने सपने के रियलम में इस फीमेल ग्रैंड मास्टर को हरा सके। आंखों में आग थी। डिटर्मिनेशन के साथ उसने फ्लेम ब्रीड टेक्निक और 20 फोल्ड स्टेलर फोर्स का यूज करते हुए एक फुल फोर्स अटैक लॉन्च किया। उसका पंच फीमेल ग्रैंड मास्टर के फेस पे लग गया, क्योंकि उनका स्पीयर उसे थोड़ा सा मिस कर गया था। लेकिन फीमेल ग्रैंड मास्टर के कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स अलग लेवल के थे। पंच लगते ही उसने तुरंत रिटेलिएट किया। एक पावरफुल किक लुशांग के पेट पर मार दी। लुशांग हवा में उड़ गया और 100 मीटर दूर एक स्काई स्क्रेपर से जा टकराया। उसने फ्लेम ब्रीडिंग टेक्निक का 2nd फॉर्म एक्टिवेट किया। यह फॉर्म लुशांग को हवा में से फायरबॉल्स बनाने की पावर देता था और साथ ही उसके अटैक्स में एक्सप्लोजिव स्प्लैटर डैमेज भी ऐड करता था। डेब्री से उठते ही उसने एक फायरबॉल फीमेल ग्रैंड मास्टर की तरफ फेंकी। इफेक्ट नोटिसेबल था, लेकिन अचानक से उसके आसपास आइस स्पाइक्स मटेरियलाइज हो गए। 1 सेकंड में ही उन्होंने फायरबॉल को ब्लॉक कर दिया और उसी मोमेंट में वो स्पाइक्स लुशांग की तरफ एक्सपैंड होने लगे। लुशांग ने तुरंत विंड ब्रीडिंग टेक्निक एक्टिवेट किया और उन स्पाइक्स को एवेड किया। आज का ट्रेनिंग भी बाकी दिनों जैसा था। वो 5 मिनट तक टिका रहा, लेकिन अभी भी ग्रैंड मास्टर के लिए मैच नहीं था। पहले जहां वो तुरंत हार जाता था, अब उसने काफी प्रोग्रेस की थी। परफेक्ट मार्शल पाथ अब उसके मार्शल आर्ट्स में कंप्लीटली इंटीग्रेट हो चुका था। लेकिन अब भी उसके मन में एक सवाल था, कब मैं इससे एक कदम आगे बढ़ पाऊंगा? लुशांग ने अपना सिर हिलाया। एनर्जी पूरा ड्रेन हो चुका था। अभी के लिए वो फीमेल ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं सका। फिर भी इतने महीनों के इंटेंस ट्रेनिंग के बाद
उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ में एक जबरदस्त इवोल्यूशन आई थी। यूनिफाइड एग्जाम के बाद वो जरूर टीन लेवल 11 मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स के अगले पार्ट्स हासिल कर सकेगा, और जब वो 5th लेवल मार्शल आर्टिस्ट बनेगा तब वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा, मैं फीमेल ग्रैंड मास्टर को हरा सकता हूं। उसकी आंखों में अब भी वो ग्लिमिंग आइसी स्पीयर था, और जितना ज्यादा वो उसके साथ स्पार करता उतना ज्यादा वो उसकी मैग्निफिसेंट स्पीयर टेक्निक का दीवाना हो जाता। वो कभी उससे दूर नहीं रह सकता था। उसके दिमाग में अब भी वो चमकते हुए ग्लेशियल रिवर की तस्वीर थी, जबकि अब उसके पास खुद का वेपन भी था। अब लुआंग के पास भी अपना वेपन था। उसने अपनी लेटेस्ट क्रिएशन समन की। एक आवाज, जैसे तलवारें एक दूसरे से टकरा रही हों, हवा में गूंज उठी। लुआंग के सामने हजारों बड़े सिल्वर ब्लेड्स हवा में उड़ गए, पूरे आसमान को भर दिया। ये ब्लेड्स तेज घूम रहे थे, एकदम तेज सीटी जैसी आवाज निकलती थी जब ये हवा को काट रहे थे। ये सब मिथ्रिल माइन से था, जो लुआंग ने कुछ टाइम पहले डिस्कवर किया था। वहीं से उसने 27 किलो प्योर मिथ्रिल निकाला था, और उसने उस मिथ्रिल का हर एक टुकड़ा इस वेपन में लगा दिया। इतनी मेहनत के बाद लुआंग लगभग कंगाल हो गया था, और इसी वजह से साइकिक मास्टर्स इतने महंगे होते हैं। सोचकर ही लुआंग के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। ये प्रोफेशन तो पैसे जलाने वाली भट्टी है, उसने कहा। लेकिन जितना भी महंगा था, जब से उसने इंडोमिटेबल व्हील ऑफ ब्लेड्स हासिल किया था, लुआंग को लगा कि सब कुछ वर्थ था। 10 सालों की मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री में साइकिक मास्टर्स हमेशा से सबसे ज्यादा डिमांड में रहे हैं। एलीट मार्शल प्रोफेशन। कुछ महीनों में ही लुआंग ने इंडोमिटेबल व्हील ऑफ ब्लेड्स के एक टेक्निक में काफी अच्छी मास्टरी हासिल कर ली थी। फायर सीड रिसोर्स लाइब्रेरी में उस टेक्निक का डिस्क्रिप्शन बस कुछ ही शब्दों में था, एबल टू स्ल ग्रैंड मास्टर्स। अगर लुआंग अब इस वेपन से ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकता है, तो फिर छठा लेवल क्या, 7वां लेवल क्या, और वो साइकिक मास्टर के कॉम्बैट टेक्निक्स का क्या, जो इंडोमिटेबल व्हील ऑफ ब्लेड्स से भी ज्यादा पावरफुल हैं। लुआंग के हर एक नर्व में एक्साइटमेंट का करंट दौड़ गया। वो अपना एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, ये तो सिर्फ एक मूव की पावर का डेमोन्स्ट्रेशन था। ग्रैंड मास्टर्स ऐसे ही चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे कि आके मार दो। जो फीमेल ग्रैंड मास्टर उसके सामने थी, उसका कॉम्बैट इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रांग था, नॉर्मल ग्रैंड मास्टर्स से काफी ज्यादा। लुआंग का वेपन अटैक अभी भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अगर लुआंग अपनी फुल पावर में इंडोमिटेबल व्हील ऑफ ब्लेड्स का टेक्निक अनलीश कर दे, तो वो फीमेल ग्रैंड मास्टर को एक डिस्ट्रक्टिव ब्लो दे सकता था। लेकिन ऐसा मूव यूज करने के बाद, चाहे वो एक 5th लेवल साइकिक मास्टर ही क्यों ना हो, उसकी साइकिक एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगी, और फिर वो एक आसान टारगेट बन जाएगा। अगले ही पल वो फीमेल ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक थ्रस्ट में उसे डस्ट बना देगी। लेकिन लुआंग को यह फैक्ट पता था कि अब उसकी स्पीड फीमेल ग्रैंड मास्टर के बराबर हो चुकी है। लेकिन फुल स्ट्रेंथ का क्या? उसे खल्लूद भी नहीं पता कि उसकी करंट कॉम्बैट कैपेबिलिटी का असली लेवल क्या है। और कल का यूनिफाइड एग्जाम वो परफेक्ट मौका होगा खुद को टेस्ट करने का। सिटी का टॉप मार्शल आर्टिस्ट स्कॉलर, प्रोविंशियल टॉप मार्शल आर्टिस्ट स्कॉलर, लुआंग ने धीरे से अपने आप से कहा, और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। लेकिन लुआंग के एम्बिशंस सिर्फ इन टाइटल्स तक सीमित नहीं थे।